यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन उत्तराखंड लेखा लिपिक भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण वाणिज्य प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। 2-3 दिन बाद आपका पेपर है, अच्छी तरह तैयारी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। निगेटिव मार्किंग में बिल्कुल ना जाएं और सफल हों। तो लीजिए पहला प्रश्न। एक फर्म ने 90,000 रुपये का माल खरीदा और 6,000 रुपये के भाड़े पर खर्च किए और वर्ष के अंत में बिना बिके माल की लागत 12,000 थी। वर्ष के दौरान बिक्री 1,20,000 हुई। फर्म द्वारा कमाया गया सकल लाभ क्या होगा? अब देखिए इसमें 90,000 की तो आपकी क्या है, परचेजिंग है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के टाइप में डाल दीजिए 90,000 परचेजिंग और आपने 6,000 रुपये फ्रेट भी दिया, गाड़ी भाड़ा। उसके बाद आपका 1,20,000 आपकी सेल्स हो गई और 12,000 हो गया जो सामान आपका बच गया। तो टोटल क्रेडिट साइड हो गया 1,32,000 रुपये। अब 1,32,000 आपकी होगी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और डेबिट में कितना हो गया 96, 90 + 6 96। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका 36,000। तो आंसर इज सी 36,000, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में से अगर हम ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दें तो हमारा जीपी आ जाता है। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, प्राप्त बिल को भुनाया लेकिन यह बिल अंतिम खाते की तिथि तक देय नहीं था। अब देखिए जो प्राप्य बिल है उसे भुना तो लिया आपने, लेकिन वो तो दे ही नहीं था अंतिम तिथि तक, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी और वो भी बनेगी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो इसको हम फुटनोट की तरह दिखाएंगे, ना संपत्ति है ना दायित्व है ना लाभानी खाता, तो हो जाएगा संदिग्ध दायित्व के अंतर्गत फुटनोट। अगला प्रश्न है, व्यापार खाता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, ये इनमें से कोई नहीं। तो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉन ऑफ दी। अब देखिए व्यापार खाते में हम क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस शो करते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। तो आंसर इज अवास्तविक खाता। व्यापार खाता क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अगला प्रश्न है, केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट, तलपट में, लाभानी खाते में, व्यापार खाते में या आर्थिक चिट्ठे में। तो सही उत्तर है आर्थिक चिट्ठे में, क्योंकि व्यापार और लाभानी में तो हम सिर्फ क्या दिखाते हैं, नॉमिनल अकाउंट दिखाते हैं, और तलपट में तो सारे अकाउंट्स आते हैं। तो आंसर इज डी, आर्थिक चिट्ठे में हम व्यक्तिगत और वास्तविक खाते दोनों दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्माणाधीन संस्थाओं की पुस्तकों में प्रारंभिक रहतिया होगा, अर्धनिर्मित माल, कच्चा माल, तैयार माल या उपरोक्त सभी। अब देखिए जो आपका सेमी फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है, ये तीनों के तीनों आपके ओपनिंग स्टॉक में आते हैं। तो आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक रहतिया 9,000 रुपये दिखाया गया जो वास्तविक मूल्य का 3/4 था, इसके फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हमारा 9,000 रुपये हमने ओपनिंग स्टॉक दिखाया ट्रेडिंग में, जबकि ये वास्तविक का 3/4 था, तो पहला मूल्य कितना रहा होगा रियल। तो आंसर देखिए 9,000 × 4/3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 12,000 था रियल वैल्यू। तो 12,000 की जगह हमने 9,000 रुपये दिखाया जी स्टॉक, तो हमने 3,000 रुपये कम दिखा दिया डेबिट साइड में। तो हमने डेबिट साइड को कम कर दिया, तो हमने क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया, तो हमारा जीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर इज ए, सकल लाभ 3,000 से बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे खातों का प्रधान कहा जाता है, नोन एज प्रिंसिपल और हेड ऑफ ऑल अकाउंट्स इज लेजर, जर्नल, तलपट या चिट्ठा। तो देखिए चिट्ठा तो सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, एसेट्स लायबिलिटी। तलपट आपका एक सूची होती है, लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स। जर्नल एक प्राइमरी बुक है, लेकिन खाता वही इज द करेक्ट आंसर। खाता वही में सभी खाताओं का लेखा जोखा होता है, तो इसे बोलते हैं खातों का प्रधान, लेजर। अगला प्रश्न है, साधारण रोकड़ वही का शेष होता है, सिंपल कैश बुक बैलेंस ऑलवेज बी सदैव डेबिट, सदैव क्रेडिट, कभी डेबिट कभी क्रेडिट या दोनों पक्षों के बराबर। तो देखिए हमेशा सिंपल कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। आंसर इज ए, सदैव डेबिट बैलेंस। अगला प्रश्न है, त्रिस्तंभीय रोकड़ वही बैंक अधिविकर्ष बताती है, 3 कॉलम कैश बुक शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। यदि बैंक खाने का क्रेडिट शेष हो, यदि रोकड़ खाने का क्रेडिट शेष हो, यदि रोकड़ खाने का डेबिट शेष हो, यदि बैंक खाने का डेबिट शेष हो। अब देखिए कैश बुक में एक आपका बैंक का डेबिट कॉलम हो गया, क्रेडिट हो गया। अगर वो फेवरेबल बैलेंस है बिना ओवरड्राफ्ट के तो डेबिट होता है, लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, यदि बैंक खाने का क्रेडिट शेष हो, बैंक कॉलम क्रेडिट बैलेंस। अगला प्रश्न है, किस व्यवहार की विपरीत प्रविष्टि होगी, ऑफ विच ट्रांजेक्शन बी अपोजिट एंट्री। बैंक में रुपए जमा कराया, निजी व्यय के लिए बैंक से रुपए निकाले, मजदूरी का भुगतान चेक से किया या चेक द्वारा वेतन चुकाया। अब देखिए प्रविष्टि क्या होती है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, यानी बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो कैश आपने डिपॉजिट किया तो कैश हो जाएगा माइनस, और बैंक में प्लस किया तो बैंक प्लस। तो इस प्रकार से क्रेडिट साइड में कैश माइनस हो जाएगा और बैंक डेबिट साइड में प्लस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बैंक में रुपया जमा कराया। अब विड्रॉ भी कराया तो कैश प्लस और बैंक माइनस, तो कॉन्ट्रा एंट्री को कहते हैं विपरीत प्रविष्टि। तो आंसर हो जाएगा ए, बैंक में रुपया जमा कराया। अगला प्रश्न है, साधारण रोकड़ वही में रकम के कुल खाने होते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स ऑफ द अकाउंट अमाउंट्स इन सिंपल कैश बुक, 3, 4, 5 और 2। अब देखिए सिंपल कैश बुक में खाना डेबिट का होगा, क्रेडिट का होगा, सिंपल। तो आंसर इज 2, 2 खाने होते हैं।
अमाउंट्स के। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैपिटल रिसीप्ट, नॉट कैपिटल रिसीप्ट इट मीन्स रेवेन्यू रिसीप्ट। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये आपका जो है कैपिटल रिसीप्ट है, पर्टिकुलर मिला हुआ आपको खेल के लिए। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। लाइव मेंबरशिप फीस आजीवन सदस्य शुल्क ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन एंट्रेंस फीस इज कैपिटल रिसिप्ट। उसने पूछा कि विच इज नॉट कैपिटल रिसिप्ट, तो नॉट कैपिटल इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट। आंसर इज डी। अगला प्रश्न है विच ऑफ फ्लोइंग डज नॉट रिजल्ट इन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, वो कौन सी स्थिति जिसमें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ जिसका परिणाम फर्म के पुनर्गठन में नहीं होता है। साझेदारी फर्म का विघटन, साझेदारी का विघटन, वर्तमान सदस्यों के बीच में लाभ हानि का बदलाव या साझेदारी की मृत्यु। अब देखिए साझेदारी की मृत्यु होगी तो रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगी फर्म। अगर वर्तमान सदस्य अपने प्रॉफिट रेशियो पीएसआर को चेंज करते थे तो भी रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। साझेदारी का विघटन होने पर साझेदारी विघटित होती है, फर्म नहीं होती। लेकिन साझेदारी के अगर फर्म का विघटन हो गया तो फिर आपका उसका पुनर्गठन नहीं संभव है। तो आंसर इज ए। अगला प्रश्न है नो DRR इज रिक्वायर्ड फॉर डिवेंचर्स इश्यूड बाय के द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों के लिए ऋण पत्र शोधन को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए DRR क्या होता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है और इसमें टोटल डिवेंचर का 25% ट्रांसफर करना होता है। तो किससे जरूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बिल्कुल पड़ती है इनकी जरूरत, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आधारभूत कंपनी इनको भी जरूरत पड़ती है और ट्रेडिंग कंपनी इनको भी पड़ती है। लेकिन बैंकिंग कंपनी को इसकी जरूरत नहीं होती है। तो आंसर इज सी, बैंकिंग कंपनी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, निम्न में से कौन सा वित्तीय विश्लेषण का औजार या तरीका नहीं है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो भी होता है, कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट भी होता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट नहीं होता है। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है सेल एड्रेस रेफर्स टू, प्रकोष्ठ पता उल्लेखित करता है लोकेशन ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल रेफरेंसेस, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए लोकेशन ऑफ सेल भी सही आंसर है, ग्रुप ऑफ सेल्स भी है और सेल रेफरेंसेस भी है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 16,000 एंड 12,000। सी एज ए न्यू पार्टनर्स कम्स 1/4 ऑफ शेयर ब्रिंग्स 15,000 कैपिटल। सी कितनी कैपिटल आया 15,000, उसका कितना अपना प्रॉफिट है 1/4। तो द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल विल बी, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेसिप्रोकल से कैपिटल आ जाएगी आपकी 60,000 वो फर्म, जबकि तीनों की कैपिटल कितनी एडजस्ट हो रही है, वो रही है 16, 12 और 15। तो 16, 12, 28, 28 और 15 43,000। अब देखिए 43,000 में अगर हम रेसिप्रोकल कैपिटल 60,000 घटा दें तो गुडविल कितनी आ जाएगी 17,000 रुपये। आंसर इज सी। तो इस प्रकार से रेसिप्रोकल करेंगे कैपिटल का तो 1/4 का कैपिटल 1/4 के लिए 15,000 लाया तो टोटल 60,000, 60,000 में से आपने घटा दी तीनों की कैपिटल ए बी प्लस सी, 17,000 गुडविल। आंसर इज सी। अगला प्रश्न है नेचर ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज, पुनर्मूल्यांकन खाते की क्या प्रकृति है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नन ऑफ दिस। अब देखिए पुनर्मूल्यांकन कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है रिवोल्यूशन एडमिशन के टाइम पे और पार्टनर के या फिर रिटायरमेंट में। अब उसमें देखा जाता है कि एसेट्स इंक्रीज हुई तो क्रेडिट कर दो प्रॉफिट हो गया, एसेट डिक्रीज हो गई तो डेबिट कर दो लॉस हो गया। और लॉस और प्रॉफिट किस में दिखाते हैं, नाम मात्र खाते में। तो आंसर इज बी, नॉमिनल अकाउंट। अगला प्रश्न है बाय फॉलोइंग विच कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक इज शोन और रिकॉर्डेड। कौन सी अवधारणा के कारण व्यापार खाते के जमा पक्ष में अंतिम स्टॉक दिखा जाता है, लिखा जाता है। उपार्जन अवधारणा, चालू अवधारणा, मिलान अवधारणा या द्विपहल अवधारणा। अब देखिए स्टॉक हम क्यों दिखाते हैं, स्टॉक हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारा जो है सेल्स है वो हमारे एक्सपेंसेस से चार्ज होते हैं, एक्सपेंसेस जितने भी चार्ज होते हैं सेल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। और फिर इस प्रकार से हमारा जो स्टॉक है वो मिलान अवधारणा के जिस पीरियड में सेल्स होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके सेम पीरियड में एक्सपेंसेस होंगे। तो हम इस प्रकार से इसको मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। तो इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है जब गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होता है तब वसूली की हानि साझेदार वहन करेंगे बराबर अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, पूंजी अनुपात में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लाभ हानि अनुपात में। अगला प्रश्न है ट्रेडमार्क अकाउंट इज ए, ट्रेडमार्क खाता क्या है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट, ये नन ऑफ दिस। अब देखिए ट्रेडमार्क अकाउंट ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, क्योंकि ट्रेडमार्क क्या हमारी एसेट्स है और ये जाता है रियल अकाउंट में। अगला प्रश्न है जनरल रिजर्व विल बी सोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे में सामान्य संचय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शेयर कैपिटल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या रिजर्व सरप्लस। देखिए सामान्य संचय को हम दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। आंसर डी। अगला प्रश्न है स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ ए कंसर्न और इंस्टीट्यूशन 6 टाइम्स। दिस एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो इज, एक संस्था का स्कंद आवर्तन 6 गुना है। आवर्त की अभिव्यक्ति क्या है, प्योर रेशियो है,
दर के रूप में है, प्रतिशत के रूप में है, या नन ऑफ दी। तो प्रतिशत में तो होता ही नहीं है, प्योर रेशो भी नहीं है, यह है रेट रेशो। तो आंसर इज दर के रूप में, बी। अगला प्रश्न है, लुकास पेशियोली बुक्स डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्ट साइज पब्लिश्ड इन विच ईयर। लुकास पेशियोली की किताब किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1400, 1494, 1594 या 1694। अब देखिए 1494 इज करेक्ट आंसर, आंसर इज बी। तो ये इटली के थे फादर ऑफ अकाउंट्स लुकास पेशियोली ने ये बुक प्रकाशित की 1494 में। तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, विंडोज के किस जगह पर वैल्यू या सूत्रों को टाइप किया जाता है? टाइटल बार पर, शॉर्ट स्क्रीन मीन कमांड द्वारा, फार्मूला बार पर या स्टैंडर्ड बार पर? तो आंसर इज सी, फार्मूला बार पर वैल्यू और सूत्रों को टाइप किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस्त की राशि से मूल राशि ज्ञात करनी है। जितने आपके इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं, आपने लोन ले रखा है, उसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, तो क्या फंक्शन यूज करेंगे? आरपीटी, पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमएफटी? आंसर इज सी, पीपीएमटी। अगला प्रश्न है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज सोन। तो कहाँ दिखाया जाएगा ऋण पत्रों के निर्गमन बट्टा या हानि को, जो चिट्ठे की तिथि से 12 माह पश्चात या संचालन चक्र की अवधि के पश्चात अप्लिखित होगा? अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट लायबिलिटी। तो ये इसका होता है सही उत्तर अदर नॉन करेंट एसेट्स, उन्हें माना जाता है अन्य गैर चालू संपत्तियां, आंसर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा को कंप्यूटर सीधा समझ लेता है? डायरेक्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज? मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज? हमेशा कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज समझता है, तो आंसर इज ए, मशीन लैंग्वेज। आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, विच इज फीचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम? लेखांकन कंप्यूटर प्रणाली की क्या विशेषता है? क्रय विक्रय छपे हुए रूप में, लेखा समकों को ऑनलाइन निवेश या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर पहला भी और दूसरा भी, तो आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्राम या नन ऑफ दिस? तो देखिए लैंग्वेज नहीं है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये है प्रोग्राम, यानी कि जितने भी हम कंप्यूटर से काम लेते हैं तो हम प्रोग्राम के, सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चलेगा कंप्यूटर। तो प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है। तो आंसर इज कर्मादेश, आंसर इज सी, सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली के क्या लाभ हैं? स्पीड, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए स्पीड भी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, विश्वसनीयता, और सिक्योरिटी भी होती है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स, वास्तविक खाता क्या रिकॉर्ड करता है? डीलिंग विद क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, डीलिंग इन कमोडिटीज, गेन्स एंड लॉस या ऑल ऑफ द अबव? अब देखिए गेन और लॉस तो आपका नॉमिनल अकाउंट में चला गया, और डीलिंग विद क्रेडिटर्स एंड डेटर्स पर्सनल अकाउंट में चला गया, तो डीलिंग इन कमोडिटीज रियल अकाउंट्स, आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट्स रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म। एसेट्स को हमने कितना बेस्ट तरीके से यूज किया, ये कौन सा रेशो दिखाता है? लिक्विडिटी रेशो, लिवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशो या प्रॉफिट रेशो? आंसर इज सी, एक्टिविटी। इसको परफॉर्मेंस रेशो कहते हैं, कितनी परफॉर्मेंस किया आपने ये एसेट्स के साथ, आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, लिक्विड और क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, करंट एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, करंट एसेट प्लस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस या करंट एसेट्स माइनस वर्क इन प्रोग्रेस माइनस स्टॉक? अब देखिए करंट एसेट्स में डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक कैश सब आता है और बिल प्रीपेड आता है, उसमें अगर हम स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस हटा दें तो हमारा आ जाएगा आंसर ए, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, क्विक एसेट्स। अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो, करंट रेशो, एसिस्टेंस रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो या डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो? तो आंसर इज डेप्ट इक्विटी रेशो। तो डेप्ट आपका एक्सटर्नल पार्ट हो गया और इक्विटी हो गया इंटरनल, तो डेप्ट इक्विटी रेशो क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशो, आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, लोअर द डेप्ट इक्विटी रेशो, लोअर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स, हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स, इट डज नॉट इफेक्ट क्रेडिटर्स, नन ऑफ दिस? तो आंसर इज, जब भी आपका लो डेप्ट इक्विटी रेशो होगा तो हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को फायदा होगा, प्रोटेक्शन। अगला प्रश्न है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू, ब्याज आवरण अनुपात क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, नेट प्रॉफिट डिवाइड इंटरेस्ट ऑन टोटल डेप्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट? तो हमेशा इसका क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, ए लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इंडिकेट्स इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन, ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स या बोथ या नन ऑफ द? तो इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि जब भी आप इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्स करेंगे और ओवर इन्वेस्टमेंट एसेट करेंगे तो ये कहलाता है लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, आंसर सी। अगला प्रश्न है, ए मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ सेल्स बजट,
प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, ऑल ऑफ द अबव। तो मास्टर बजट में तीनों आएंगे, सेल्स प्लस प्रोडक्ट प्लस मटेरियल, तीनों आएंगे इसमें। आंसर इज डी। अगला प्रश्न है द रेशो दैट रेफर टू एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आउट ऑफ इट इज शॉर्ट टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से आप अपना शॉर्ट टर्म लोन चुकाएंगे तो होता है लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो में दो रेशो आते हैं, करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और एक क्विक रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लिक्विडिटी रेशो आ जाएगा। अगला प्रश्न है द सेल्स इनकम क्रेडिट एंड कैश ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड। जो भी सेल्स आपने किसी गिवन पीरियड में की है, क्रेडिट हो या कैश हो, ट्रांजेक्शन होगी, सेल्स रिटर्न होगा, टर्नओवर या परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न भी नहीं होता है, सेल्स रिटर्न नहीं होता है, ट्रांजेक्शन नहीं होती। इसका आंसर है टर्नओवर, आंसर सी। अगला प्रश्न है द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। जिस एसेट्स को हम आसानी से कन्वर्ट कर दें एक साल या उससे कम में, इसमें कैश में, तो क्या होगा, करंट एसेट्स। तो आंसर इज फर्स्ट, करंट एसेट्स। अगला प्रश्न है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है द लायबिलिटीज दैट आर पेबल इन मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा में, बट नॉट लिक्विडेट फ्रॉम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स से नहीं एडजस्ट करना है, हम मोर देन 1 ईयर से करेंगे। तो करंट लायबिलिटी, ये तो एक साल से कम के लिए होता है, तो आंसर इज फिक्स लायबिलिटी। अगर एक साल से कम है तो करंट लायबिलिटी, और एक साल से ज़्यादा है तो स्थायी लायबिलिटी यानी नॉन करंट लायबिलिटी। अगला प्रश्न है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एज पर कंसेप्ट ऑफ, निम्न अवधारणा के अनुरूप मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, गोइंग कंसर्न, ड्यूअल कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट या मनी मेजरमेंट। आंसर इज गोइंग कंसर्न, क्योंकि ये माना जाता है कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम चलेगा और हम डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे हर साल कवर करते हैं, लाइफ मशीन की होती है काफ़ी लॉन्ग, तो हम ये मान के चलते हैं गोइंग कंसर्न। तो चालू व्यवसाय की स्थिति, आंसर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शुद्धि तलपट द्वारा प्रकट नहीं होगी, छूट जाने वाले शुद्धि, गलत राशि खतौनी, एक ही खाते में दोहरी खतौनी, या खाते गलत पक्ष में खतौनी। तो छूट जाने की शुद्धि सही है, क्योंकि नाम डेबिट में लिख रहे हैं, एंट्री क्रेडिट में, तो तलपट मिल जाएगा और ये पता नहीं चल पाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो छूट जाने की शुद्धि इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है टू प्रिंट ए वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड प्रेस। टैली से वाउचर प्रिंट करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल पी, शिफ्ट पी, ऑल्ट पी या नन ऑफ दिस। आंसर इज ऑल्ट पी। अगला प्रश्न है वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन टैली एक्टिवेटिंग। हम टैली में मल्टीपल यूजर्स उत्पन्न कर सकते हैं निम्न को एक्टिवेट करके, टैली एडिट, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, बोथ एन बी या नन ऑफ दिस। आंसर इज यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अगला प्रश्न हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स वी कैन क्रिएट इन टैली। हम कितने प्रकार की मापनी यूनिट उत्पन्न कर सकते हैं टैली में, 2, 3, 4, 5। आंसर इज 2, सिंपल एंड कंपाउंड। और आखिरी प्रश्न है हु इन्वेंटेड डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया, पास्कल, चार्ल्स बेबेज। पास्कल एवं चार्ल्स बेबेज दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज चार्ल्स बेबेज। तो आज के लिए इतना बहुत है। आपके लिए विश ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छा करें, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना करें, फिर दोहरा रहा हूँ, वही क्वेश्चन करें जो बिल्कुल कन्फर्म है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।